पहले तो सारा इलाका एक ही था और उसका नाम भी एक ही था। इलाका बहुत उपजाऊ था। बहुत से बाग, खेत, जंगली पौधे, फूल और झाड़ियां सारे क्षेत्र में फैली हुई थीं। इस इलाके के वासियों को अपने जीवन की आवश्यकताएं जुटाने के लिए किसी और इलाके पर आश्रित नहीं होना पड़ता था। खेतों से अनाज, पेसों से मकान बनाने और जलाने के लिए लकड़ियां, भट्टों से पकी हुई ईंटें, पास के बागों से फूल और साग सब्जी, पास के तालाब से मछलियां, अर्थात आवश्यकता के सभी पदार्थ उपलब्ध थे। धीरे धीरे पास के व्यापारिक नगर से व्यापारिक सभ्यता और विकास की लहरें इस इलाके की ओर बढ़ने लगीं और एक दिन इस इलाके में बहुत बड़ा नाला खोदा गया जिसने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। किसी ने कहा कि यह गड्ढा बिजली के तारों को खंभे के ऊपर से ले जाने के स्थान पर धरती के नीचे दबाने के लिए खोदा गया है। कोई कहता था कि इस इलाके में टेलीफोन आने वाला है और यह टेलीफोन की लाइनें बिछाने के लिए खोदा गया है। अथवा जितने मुंह उतनी बातें, बस सवेरे ही ट्रैक्टर और कुटियर और उसके साथ कुछ मजदूर आ जाते थे, फावड़े और गेंती के साथ। ये लोग इस गड्ढे को गहरा करना शुरू कर देते थे और शाम को चले जाते थे। यदि इनसे कोई पूछता था तो बस यही कहते थे कि ठेकेदार से पूछ लो, हमें नहीं मालूम कि यह गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। दिन प्रतिदिन गड्ढा गहरा होता गया और एक दिन उसने इलाके के बीच में एक सूखे नाले का रूप धारण कर लिया। अब इसको पार करना लगभग असंभव सा हो गया और इस प्रकार नाले के इस पार के लोगों तथा उस पार के लोगों का संबंध विच्छेद हो गया। कभी कभी नाले के इस पार के लोग उस पार के लोगों से नाले के दोनों ओर खड़े होकर वार्तालाप कर लेते थे और अधिकतर बात का विषय यह नाला ही होता था। उन्हें उन कोयलों, फांकताओं और मैनाओं से बहुत स्पर्धा होती थी जो बिना किसी बंधन के नाले के इस पार के पेड़ों से उड़कर उस पार के पेड़ों पर बैठ जाते थे और इस पार के खेत से उड़कर उस पार के खेत में दाने चुगने लगते थे। और एक दिन ठेकेदार के आदमी चले गए। नाला उसी प्रकार खुदा रहा। संभवत दूसरा ठेकेदार जिसे तार बिछाना था या तीसरा ठेकेदार जिसे गड्ढा पाटना था, अभी तक निश्चित नहीं किया गया था, या वह किसी दूसरे इलाके में व्यस्त था। यह सूखा नाला यूं ही पड़ा रहा यहां तक कि वर्षा आई और यह पानी से भर गया। धीरे धीरे उसके दोनों ओर के किनारे टूटने लगे और उसने एक नदी का रूप धारण कर लिया जो आगे चलकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी और फिर उस दरिया में मिल जाती थी जो इलाके के पास ही बहता था। सर्दी आई तो लोगों ने सोचा कि नाले का पानी खुश्क हो जाएगा और शायद ठेकेदार के आदमी उसको पाट दें। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उसे स्वयं पाटने का विचार किया, परंतु जैसे ही सर्दी समाप्त हुई और गर्मी आई, आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ पिघलने लगी। यह बर्फ पहले भी पिघलती थी, परंतु छोटी छोटी नालियों के रूप में फैल जाती थी और तेजी से ढलान की ओर बहकर उनका पानी बड़े दरिया में मिल जाता था। यदि कहीं पानी फैला भी तो अधिक समय तक नहीं रुकता था, किंतु अब सारा पानी बहकर इलाके के उस नाले में आ गया। गर्मी बीती, वर्षा आई, नाला और विस्तृत हो गया। फिर सर्दी आई और पानी उसी प्रकार बहता रहा। फिर पहाड़ियों पर बर्फ पिघली और नाला अधिक विस्तृत हो गया। किनारे और टूटे तथा यह नाला हर बरस चौड़ा होता गया और फिर एक बड़े दरिया ने इलाके को 2 भागों में बांट दिया। इलाके के निवासियों को 2 भागों में बांट दिया। रिश्तेदार कुछ इधर और कुछ उधर रह गए और जब मोहम्मद खान की पुत्री के विवाह की समस्या सामने आई तो मोहम्मद खान की पत्नी ने कहा, तो फिक्र काहे की है? तुम्हारे भाई के बेटे के साथ तो बचपन में रिश्ता हो चुका है। मोहम्मद खान पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और बोले, क्या बात करती हो? अरे वे लोग उस पार के हैं, अब हमारा उनसे क्या वास्ता? अपने इलाके में रिश्ता खोजो। तो ऐसी कौन सी बात है, हम एक ही तो हैं। वह उस पार रहता है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई ही तो है। नहीं, अब वह उस पार रहता है, बीच में दरिया है। इस पार के लोग उस पार के लोगों से अलग हैं। वह मेरा भाई था, लेकिन तब जब दरिया नहीं था। तो दरिया खून के रिश्ते को तो नहीं तोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता है। दरिया सरहदें, सीमाएं बना देता है, मुल्कों को अलग कर देता है, इंसानों को अलग कर देता है। यह तुम कह रहे हो, मैं तो वही कह रहा हूं जिसे और लोग कहते हैं। और फिर यह भी तो नहीं कि दरिया को पार करके आसानी से इधर से उधर जाया जा सके। दरिया पर पुल भी नहीं है, उसमें नाव भी नहीं चलती। और हुआ भी यही था। पुल बनाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। जब भी पुल बनता था, एक मौसम भी नहीं निकालता था। सर्दी में बनता था तो गर्मी में टूट जाता था। पहाड़ों से आने वाले पानी का वेग बहुत तेज होता था। दरिया के किनारे भी टूट जाते थे, मिट्टी बह जाती थी। लोग मिट्टी भरकर लकड़ी का पुल बनाते थे। कोई सीमेंट का पक्का पुल तो बनता ही नहीं था।
भला मिट्टी का पुल कैसे टिका रहता। और नाव, उसका भी प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने सोचा कि पुल नहीं बनता और लोग दरिया को पैदल भी पार नहीं कर सकते, तो नाव ही बना ले, उसी पर चढ़कर दरिया पार कर लिया करेंगे। परंतु हुआ यूं कि जब पहली नाव बनी तो मंगू दूधवाला सवेरे सवेरे आया और मोहम्मद खान से बोला, खान साहब, सुना आपने, वह जो 4 घड़ों को उल्टा करके और ऊपर कीकर तथा सरपत का मचान बनाकर नाव बनाई गई थी, उसके 2 घड़ों में जहरीले सांप घुस गए और 2 मुसाफिरों को डस लिया। अब मुखिया जी ने कहा है कि नाव नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे ऐसे हादसे, दुर्घटनाएं तो होते ही रहते हैं। आइंदा भविष्य में एहतियात, सावधानी से काम लिया जाएगा। क्या एहतियात, सावधानी होगी? घड़ा तो उल्टा होता है। पानी के अंदर से सांप निकलकर बैठ जाए तो वह दिखाई भी नहीं देता, और इतना वक्त किसके पास है कि वह मचान को पीटता रहे और सांप को भगाता रहे। अरे हर मुश्किल काम में एहतियात, सावधानी रखनी पड़ती है। अगर हम कुछ दिन तक मचान पीटते रहेंगे और नाव चलती रहेगी तो सांप खुद ही डर कर भाग जाएगा। मगर चलेगी कैसे? मुखिया ने तो रोक दिया है, घड़े तोड़ दिए गए हैं। मोहम्मद खान ने मुखिया को धीरे से एक मोटी सी गाली दी और चुप हो गया। वह और कर ही क्या सकता था? मुखिया से कौन झगड़ा मोल लेता? परंतु मोहम्मद खान का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि पंचायत बुलाई जाए, हो सकता है पंचायत के कहने से मुखिया मान जाए। तब मोहम्मद खान ने लोगों के घर जा जाकर उन्हें समझाना आरंभ कर दिया, देखो ना, आखिर इसमें क्या हर्ज है? दुनिया का निजाम, व्यवस्था तो मोहब्बत पर चलता है। नफरत से तो कोई मसला, समस्या हल नहीं होता। फिर तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे भी रिश्तेदार, दोस्त उस पार रह गए हैं। अगर हमारे बीच यह दरिया रुकावट है तो क्या हुआ? नाव चलाने से हम अपना मेलजोल तो कायम रख सकते हैं। अरे घुस गया होगा सांप। सांप तो घरों में भी घुस जाते हैं, उससे कोई घर थोड़े ही छोड़ देता है। कुछ लोगों ने मोहम्मद खान की बात मानी, कुछ चुप रहे और कुछ ने उसका कड़ा विरोध किया। तुम क्या रिश्तेदारों की बातें करते हो? उस पार के लोगों से कैसा रिश्ता? इतने दिनों में सब कुछ तो बदल गया। देखते नहीं हो उनकी सलवारों के घेरे कितने बढ़ गए हैं, चादरों में कितना फर्क है, खाने में खटाई भी बहुत ज्यादा होती है, रोटी भी कितनी पतली होती है, मकान की ईंटें कितनी बड़ी होती हैं, और वे लोग तोता भी तो नहीं पालते, उनकी मिट्टी बिल्कुल नमकीन है। इधर हमें देखो, हम मिट्टी के कितने सुंदर बर्तन बनाते हैं। हमारी धरती भी तो कितनी जरखेज, उपजाऊ है। नहीं जी, अब हमारा उनसे क्या रिश्ता? तुम अपनी सरहदों में लोगों से रिश्ता जोड़ो, अब तो उनकी जुबान भी तुम्हारी समझ में न आएगी। पंचायत हुई, लोग बोलते रहे, धीरे धीरे, जोश से। बूढ़े और जवान सब बोले, लेकिन मुखिया ने बस एक बात कह दी, तुम नाव बनाने की बात कहते हो। तुम तो बस यही समझते हो कि नाव में बैठकर लोग इस पार से उस पार जाएंगे। देखो अपनी धरती की तरफ, देखो अपने लहलहाते खेत, हम कितने खुश हैं। क्या हमारे खेतों का अनाज और हमारे पेड़ों के फल नाव से उस पार न जाने लगेंगे? फिर तुम क्या करोगे, किसको रोकोगे? नहीं जी, हम अपनी इलाके में खुश हैं। अपनी रोटी उनको दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? पेट से बढ़कर भी कुछ और हो सकता है। और मुखिया पंचायत में अकेला तो आया नहीं था, हाथों में लाठियां और बल्लम लिए हट्टे कट्टे जवान साथ थे। मुखिया तो अपनी जगह पर बैठ गया, परंतु ये जवान भीड़ के चारों ओर खड़े हो गए, अपनी लाठियों और बल्लमों को यूं उठाए रखा कि सबको दिखाई दे। मुखिया बोल चुका तो लोगों में कानाफूसी होने लगी। फिर लोग ऊंचे स्वर से बोलने लगे। फिर विवाद और प्रतिवाद आरंभ हो गया। हाथापाई की नौबत आ गई और पंचायत समाप्त हो गई। आज मोहम्मद खान के भाई के बेटे का विवाह था। दरिया के पार शहनाई की आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज बहुत सुरीली लग रही थी। मोहम्मद खान दरिया के किनारे बैठ आवाज को सुन रहा था और सोच रहा था, काश यह बारात उनके घर में आई होती। परंतु यह कैसे संभव था? बीच में दरिया था और बारात को तो उसी ओर जाना था। दरिया को कैसे पार किया जा सकता था? और मोहम्मद खान सोचने लगा, यहूदियों ने कहा था कि खुदा इसराइल का खुदा है। फिर इसराइल 12 कबीलों में बंट गए। फिर उनके बीच सरहदें खिंच गईं, फिर उनकी जबानें बदल गईं। फिर वे एक दूसरे के दुश्मन हो गए, मगर खुदा एक ही रहा, सबका खुदा। और फिर अरब से आवाज आई,
हमारा भी खुदा वही है। पूरब का खुदा वही है, पश्चिम का खुदा वही है, और आज सब कहते हैं हम सबका खुदा वही है। फिर दरिया ने क्या बदला? खुदा हो तो बदला नहीं। शहनाई की आवाज फिर गूंजी और मोहम्मद खान ने सोचा दरिया उस आवाज को तो रोक नहीं सका और रोक भी नहीं सकता। यह तो दरिया के पानी से टकराकर और भी अच्छी लगती है। और फिर देखते ही देखते कुछ और लोग मोहम्मद खान के पास आ बैठे और सोचने लगे क्या अच्छी आवाज आ रही है दरिया के उस पार से। हमारी सरहदें अलग हैं और बीच में दरिया है, मगर यह गाने बजाने की आवाज कितनी मधुर लग रही है। शादी हो गई और शहनाई की आवाज भी बंद हो गई, परंतु अब तो लोगों को चस्का पड़ गया था। दरिया के किनारे पर प्रतिदिन सायंकाल को मेला लगने लगा। उस पार के गीत और सितार की मधुर आवाज सुनते रहते और फिर उस पार के लोग भी अपनी तरफ के किनारे पर बैठने लगे इस पार के गीत सुनने के लिए। दरिया के पानी से छनकर आने वाली मधुर आवाज कितनी दर्द भरी थी, कितनी सुरीली। और फिर इन आवाजों के साथ और बहुत कुछ आया। दरिया के किनारों पर पिकनिक होने लगी, पकवान पकने लगे, वर्षा से बचने के लिए छप्पर बन गए, बैठने के लिए चबूतरे और भोजन की सुगंध और गाने की महक और शरीरों की झलक। अब दोनों तरफ के इलाकों में नफरत का एहसास समाप्त हो गया था। और एक दिन इस इलाके का मुखिया आया और कहने लगा, तुम्हारे यहां गाने वालों और शायरों की क्या कमी है कि तुम उस पार के गानों की आवाज इतने शौक से सुनते हो? अरे, अपने इलाके के गाने गाओ, अपने इलाके वालों की आवाज सुनो, बस्ती में जाकर बैठो, वे तो उस पार के लोग हैं। परंतु मोहम्मद खान बोला, मुखिया जी, अब यह तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको रोको। इन्हें अब नाव की जरूरत नहीं, ये तो आसानी से उस पार चले जाते हैं 8 के पुल पर से। और इस बार किसी ने मोहम्मद खान की बात को नहीं काटा। मुखिया अपनी आंखों पर दाएं हाथ की हथेली से साया करके और उचकुचक कर दरिया पर बना हुआ पुल तलाशने लगा।